प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी मन लगा करके काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बीते 2-3 दिन पहले आप सभी लोग हिंदी का चौथा नंबर चैप्टर पढ़े। में लाल पान की बेगम जो कहानी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। और अब फाइनली जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सभी बच्चे जुड़ गए हैं, शानदार। एक बार सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि 9th के जितने सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए यहाँ पर जुड़ पाए, है ना। तो सभी लोग एक बार दबा करके इसे शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपके साथ 9वीं क्लास के बच्चे जुड़े हैं वहाँ पर आप सभी लोग इस लेक्चर को, इस सेशन को, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। चलिए एक बार सभी लोग दबा करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे नहीं किए हैं लाइक कर दिए। इतने दिन से क्लास क्यों नहीं हो रहा था? प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों का 9th का एग्जाम चल रहा था, हाँ या ना। तो एग्जाम की वजह से नहीं हो पाया, फिर बीच में जो है आपका संडे आ जाता है। तो फाइनली आज मंडे है और मंडे से आप सभी लोगों का क्लास अपने टाइम पे कंटिन्यू है, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर देंगे और इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर देंगे ताकि बहुत सारे बच्चे जो अभी तक इस क्लास को नहीं देख पाए हैं, अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, वो बच्चे इस क्लास में जुड़ पाए। सभी लोग एक बार शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जल्दी से एक बार शेयर करिए। चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। आज का जो हम लोगों का चैप्टर होने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर होने वाला है, ठीक है। वो हमारा चैप्टर का नाम है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से शब्बाक फिल्मों तक। इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका अर्थ आप सभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को एंड तक लेके जाएंगे और इसके बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके लिए हम काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें लाए हैं। तो सभी लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करिए, देन उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर भारतीय हो जाएगा। चलिए बेहतरीन। सर आपका नाम क्या है? कुंदन बाबू, ठीक है। चलिए बेहतरीन, सभी लोग एक बार शेयर कर दी। अब हम लोग आगे क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। इसका नाम जो है वो है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। इसका अर्थ होता है कि भारतीय चित्रपट, चित्रपट कहें तो इसका हो जाएगा सिनेमा, क्या हो जाएगा? सिनेमा, भारतीय सिनेमा। मुख, मुख का मतलब होता है शांत या मौन, ठीक है। मुख फिल्मों से, फिल्म का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, सिनेमा। देखिए थोड़ा सा हो सकता है समय लगे लेकिन चीजों को डिटेल में समझते चलेंगे। तो मुख का मतलब हो गया शांत या मौन, ठीक है। फिल्म का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे और संवाद का मतलब होता है आवाज या फिर जिसको आप लोग बोलते हैं साउंड, ठीक है, फिल्मों तक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भारतीय चित्रपट, भारतीय सिनेमा, जो कि एक शांत फिल्म से लेकर के जो आज की जो फिल्में हैं उसमें आवाज आती है, काफी बेहतरीन तरीके से एक स्टोरी क्रिएट होता है, लगता है कि यार उसको सामने से देख रहे हैं ना। आज का जैसा फिल्म होता है सब लोग फोन में देख लेते हैं, आज ऐसा इजी तरीका आ गया है, ऐसा इक्विपमेंट आ गया है आप सभी लोगों के सामने। मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी तरीका का जो फिल्म है वो हम लोग 1 से 2 मिनट के अंदर देख लेते। तो वही बोल रहा है कि शांत फिल्म से लेकर के आवाज, जो आवाज से परिपूर्ण जो फिल्म है उस तक का जो है जर्नी। तो इसके बारे में हम आज सभी लोग पढ़ेंगे। यानी कि पहले क्या था कि फिल्म के बदले फोटो चलता था, कि फोटो स्क्रॉल हो रहा है, उसको लोग देख रहे हैं पूरे गांव में, या फिर कह सकते हैं कि पूरे एक इलाके में जो है, इलाका बोलते हैं जैसे 4-5 गांव को मिला करके एक इलाका होता है,
तो उस पूरे इलाका में एक टीवी या एक मॉनिटर कुछ ऐसा लगा, सभी लोग उसको देखते थे। और अभी के फिल्म के जैसा ना उसमें ये नहीं होता था कि एक्शन हो रहा है, एक स्टोरी हो रहा है। जैसे कुछ लोग जो है इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, कुछ फिल्म ऐसा स्टोरी होता है कि देख करके ना भावुक हो जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि बस पिक्चर जो है ना, जो इमेज है वो स्क्रॉल हो रहा है, उसी को देख करके लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन आज का तो ऐसा बेहतरीन चीज आ गया है, लगता है कि क्या ही मतलब 3 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चलता। खासकर अगर हॉल में चले जाएं, सिनेमा हॉल में, तो लगता है कि यार 10-20 मिनट का फिल्म था क्या, है ना। तो इसका क्या जर्नी रहा है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और यह जो है बेसिकली एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। एक क्या है, एक प्रकार का निबंध है। क्या है, एक प्रकार का जो है निबंध है। भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक एक प्रकार का क्या है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि एक प्रकार का ये जो है क्या है, फिल्म है, सॉरी निबंध है, कहानी है, या फिर बोल देगा कि कविता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, निबंध है, ठीक है। तो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे गप कर रहे हैं। चलिए, तो भारतीय चित्रपट जो है मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। बच्चे लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि मैथिली का भी क्लास लीजिए ना सर। पाऊ, मैथिली के क्लास के बारे में हम एक बार सर से डिस्कशन करेंगे, फिर जैसा भी अपडेट आता है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। इसलिए प्लीज आपसे आग्रह, कॉपी पेस्ट ना करिए, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं इन चीज, है ना। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए कॉपी पेस्ट ना करें। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 5, जो कि एक प्रकार का निबंध है। और इसके जो निबंधकार हैं वो हैं अमृतलाल नागर। कौन है, अमृतलाल नागर। तो आपसे यहाँ पर देखिए 2 ऑब्जेक्टिव बन गया। पहला कि भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक एक प्रकार का क्या है। यहाँ से आपको ऑप्शन दे देंगे, कहानी है, कविता है, या फिर निबंध है, या फिर उपन्यास है। आपको लिखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, निबंध है। इसके निबंधकार जो है अमृतलाल नागर जी हैं। इसके निबंधकार अमृतलाल नागर जी हैं। चलिए, अब हम लोग अमृतलाल नागर जी के बारे में थोड़ा सा चीजों को अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं परिचय के बारे में। थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ लेंगे, परिचय के बारे में पढ़। इसके जो यह जो है कहानी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का निबंध है। इसको जो निबंधकार हैं वो हैं अमृतलाल लाल नागर, ठीक है। यह जो है एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार जो है अमृतलाल नागर जी हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और इन चीज़ों को अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। इससे होगा क्या कि जब आपका एग्जाम आएगा तो फिर से इस लेक्चर को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वहीं से क्या कर सकते हैं, एक बार में देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अपना, सपोज मान लीजिए कि ये अगर हमारा नोटबुक है जिस पे लिख रहे हैं, तो होगा क्या कि एक बार में ना एक पेज में सब कुछ आ जाएगा। तो 5 से 10 मिनट समय दे करके ना इसको रिवीजन कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबको जो है कॉपी में लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके आप बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन इस चीज़ों को लिख लीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा समय बचेगा, और लिखने से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा और चीज़ें अच्छे तरीके से आपको याद रहेगी, ठीक है। तो यह जो है एक प्रकार का निबंध है, और निबंधकार हैं वो हैं अमृतलाल नागर जी, ठीक। का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, इनका जो अगर जन्म हुआ था वो हुआ था 17 अगस्त 1916 को। इनका जो जन्म हुआ था 17 अगस्त 1916 को, 17 अगस्त 1916 को आगरा के
आगरा के गोकुलपुरा में हुआ था। गोकुलपुरा में हुआ था। हाँ हुआ था। इनका जो जन्म है 17 अगस्त 1916 को आगरा के गोकुलपुरा में हुआ था। आगरा में एक शहर का नाम है गोकुलपुरा, यहाँ जो है उनका जन्म हुआ था। आगरा, अगर आगरा आप सभी लोग देखे होंगे तो इन चीजों से एक चीज का आपको याद आता होगा, ताजमहल का। किस चीज का? ताजमहल का, है ना। आपको यहां से ताजमहल का याद कि भाई ताजमहल कहाँ में है, तो ताजमहल आगरा में। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि ताजमहल कहाँ है, आगरा। ताजमहल जो है आगरा में है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 17 अगस्त 1916 को आगरा के गोकुलपुरा में हुआ था। लेकिन 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 यहाँ पर जो गोकुलपुरा है ना, इनका गांव नहीं है। इनका जो गोकुलपुरा या बोल सकते हैं आगरा जो है वो गांव नहीं है। उनका जो जन्म हुआ था ननिहाल में हुआ था। ठीक है, ननिहाल में हुआ था। का जो जन्म हुआ था वो ननिहाल, यानी ननिहाल कहते हैं नानी घर को। नानी घर यानी कि उनके माता के माता जी का घर, यानी कि नानी। ननिहाल कहते हैं किसको? नानी घर को। ननिहाल नानी घर को कहा जाता है। मतलब मेरा नानी घर, मेरे माता जी का जो पहले जहाँ जन्म हुआ था उसको ननिहाल बोला जाता है। ठीक, वहाँ आपके नाना नानी मामा जी, अभी तो मामा जी बोलते हैं, हम लोग मामू बोलते थे, तो मामा जी रहते हैं, उसको ननिहाल बोला जाता है। तो अगर पूछ दे कि अमृतलाल नागर का जो घर है वो कहाँ है, तो ये नहीं बोलना है कि गोकुलपुरा, क्योंकि गोकुलपुरा में उनका जन्म तो हुआ था लेकिन वो उनका घर नहीं था, वो उनका ननिहाल था जिसको हम लोग नानी घर कहते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। ये जो मूल निवासी थे ना, ये जो मूल निवासी थे वो गुजरात के थे। कहाँ के? गुजरात के। ये जो मूल निवासी थे गुजरात के थे। गुजरात में इनका घर था और ये जो थे एक ब्राह्मण परिवार से थे। क्या है? क्या है? एक ब्राह्मण परिवार से थे। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। यहां तक चीजें क्लियर है कि यह जो है आगरा के गोकुलपुरा में इनका जन्म हुआ था। गोकुलपुरा क्या है, तो इनका ननिहाल है। इनका जो मूल निवासी जो ये थे वो गुजरात के थे, गुजरात में ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, ब्राह्मण परिवार से। इनके जो पिताजी का नाम था राजा राम नागर। राजा राम नागर। राजा राम नागर। इनके पिताजी का क्या नाम था? राजा राम नागर। कौन थे इनके पिताजी? थे, है ना। इनके पिताजी का जो नाम था वो था राजा राम नागर। राजा राम नागर। ठीक है, राजा राम नागर। एक चीज यहां पर चीजों को समझिएगा, जब अमृतलाल नागर की उम्र 19 वर्ष की थी, जब अमृतलाल नागर की 19 वर्ष की एज थी, जब ये 19 वर्ष के थे, कौन? अमृतलाल नागर जी, तो इनके पिताजी राजा राम नागर का निधन हो जाता है। जब अमृतलाल नागर 19 वर्ष की अवस्था में थे, 19 वर्ष की अवस्था में थे, जब इनका जो उम्र था 19 वर्ष की अवस्था का था, तो उनके पिताजी का जो है निधन हो जाता है। राजा राम नागर उनके पिता थे और उनका निधन हो जाता है इनके 19 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर है। पिताजी जो थे राजा राम नागर, उनका 19 वर्ष की अवस्था में निधन हो जाता है। जब अमृतलाल नागर की एज 19 वर्ष की थी तो इनके पिताजी का निधन हो जाता है। और जब किसी बेटे के ऊपर से एक बाप का साया हट जाता है ना, तो चीजें काफी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, एक सेकंड बस हमको दी। चलिए, मैं बता रहा था कि जब इनकी उम्र जो थी, जब इनका उम्र 19 वर्ष का था तो इनके पिताजी का निधन हो जाता है। और इस कारण इनकी जो शिक्षा है बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। इनकी शिक्षा बस
हाई स्कूल तक की ही हो पाई थी, हाई स्कूल तक हो पाई थी। इनकी जो शिक्षा थी वो हाई स्कूल तक हो पाई थी, और हाई स्कूल के बाद इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। इन्होंने सेल्फ अध्ययन करना शुरू किया, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं हम लोग, स्व अध्याय, ठीक है। इन्होंने स्वाध्याय करना शुरू किया, इन्होंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, और उसके दम पर इन्होंने बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे जैसे हिंदी का हो गया, हिंदी तो मान लिया जाए कि कॉमन सा भाषा है, ठीक है। हिंदी का हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, मराठी हो गया, मराठी हो गया, बांग्ला हो गया। इन्होंने चार भाषा पर ना इतना बड़ा कमांड किया, बहुत ज्यादा इन भाषाओं को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस हुए, और इन्होंने स्वाध्याय के कारण, सेल्फ स्टडी के कारण हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला का एक एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि उनका जन्म हुआ था कहाँ, उनका ननिहाल कहाँ था, उनका घर कहाँ था, उनकी पिताजी कौन थे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि भाई जब एक बेटे के ऊपर से बाप का साया हट जाता है तो बेटा को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए, घर चलाने के लिए इन्होंने काम स्टार्ट किया, और सन 1940 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में इन्होंने सिनेमा क्षेत्र की ओर अपना काम आरंभ किया, और काम में इन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे होता है ना कि अगर कोई भी फिल्म देखते होंगे तो उसका एक राइटर होता है जो उसकी स्टोरी को लिखता है, ठीक है। तो इन्होंने 1940 ईस्वी से उस तरीके का काम शुरू किया, स्टोरी राइटर का काम शुरू किया, और 1940 से लेकर के 1947 तक इन्होंने कोल्हापुर में, कोल्हापुर, कोल्हापुर, मुंबई, कोल्हापुर, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। कोल्हापुर बेसिकली एक महाराष्ट्र का दक्षिणी एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है दक्षिणी, साउथ महाराष्ट्र में पड़ता है, साउथ महाराष्ट्र में पड़ता है कोल्हापुर। तो इन्होंने 1940 से 1947 तक कोल्हापुर, मुंबई और चेन्नई के फिल्म जितने बनते थे उसमें राइटर का काम किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने राइटर का काम किया 1940 से 47 तक, और फाइनली बहुत दिनों के बाद इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, और उनमें से कुछ रचनाएं लिखी तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, लेकिन कुछ जो रचनाएं ऐसी हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में उनसे प्रश्न आते हैं, तो इन चीजों को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। एक सेकेंड, आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1940 से 1947 तक इन्होंने कोल्हापुर में काम किया, मुंबई और चेन्नई में राइटर के तौर पे काम किया, ठीक है। उसके बाद अगर लिखना चाहें तो आप ये लिख लीजिए कि 1953 में इन्होंने, 1953 में इन्होंने लखनऊ में, लखनऊ में ड्रामा इंडस्ट्री में भी काम किया है, ड्रामा इंडस्ट्री में भी काम किया है। इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपने नोटबुक में। चलिए अब हम लोग चलते हैं इनके प्रमुख रचनाओं के लेकर, रचनाएं, ठीक। अब यहाँ पर जो है ना, रचनाएं दो तरीके से आपको पूछेंगे, पहला पूछेगा कहानी को लेकर के और दूसरा पूछेगा उपन्यास को लेकर। पहला कहानी को लेकर के और दूसरा पूछेगा उपन्यास को लेकर के। तो इसको ना हम दो तरीकों से लिख लेंगे, ठीक है। एक अपना हो जाएगा कहानी और दूसरा अपना हो जाएगा उपन्यास, ठीक है। और ये चीजें ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि कौन सा कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, कौन सा कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि
एक कहानी का नाम दे देगा और पूछेगा कि यह रचना किन की है, और 4 नाम दे देगा रचनाकार का। ठीक है, तो इन चीजों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला जो इनका कहानी आता है वो आता है वाटिका। वाटिका कहानी है वाटिका। चीजों को ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए, एक बार ना टाइम देकर के आराम से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो है वाटिका। दूसरा अगर हम लोग रचना की बात करें, दूसरा रचना की बात करें तो वो है अवशेष। क्या है? अवशेष। ये जो लिखा गया था वो अपना 1955 में लिखा गया। हालांकि ईस्वी तो उसमें नहीं पूछता, लेकिन एडिशनल चीजें लीजिए, हो सकता है बाद में आपको काम आ जाए। ठीक है, तीसरा जो अपना है वो है एक दिल और हजार दास्तां। एक दिल और दास्तां। ठीक है, एक दिल और हजार दास्तां। चौथा जो अपना कहानी है वो है कल की परी। पांचवा जो है कलदंड की। ये आपके एग्जाम में 5 रचनाएं जो हैं, 5 से क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछेगा, एक दे देगा कि भाई वाटिका किनकी रचना है, 4 कवि का ऑप्शन दे देगा, 4 रचनाकार का ऑप्शन दे देगा, टिक लगाना है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उन चीजों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनका जो प्रमुख कहानी है वो है वाटिका, वो है दूसरा अवशेष, तीसरा है एक दिल और हजार दास्तां, चौथा है पीपल की परी, और पांचवा है काल दंड की चोरी। सेम इसी तरीके से अगर देखा जाए, सेम अगर इसी तरीके से देखा जाए तो उपन्यास भी है जो इनके द्वारा लिखा गया है। तो उपन्यास में अगर बात करें तो महाकाल, ये तो हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए, महाकाल। ठीक है, महाकाल याद रहना चाहिए कि हर कोई अपने गाड़ी के पीछे अपने किताबों में महाकाल का भक्त हूं इस तरीके से लिखे रहता है ना। तो चलिए, पहला तो हो गया महाकाल। दूसरा जो अपना आता है वो आता है बूंद और समुद्र। बूंद और तीसरा जो अपना आता है वो है शतरंज। शतरंज के। चौथा है ऋत और विष। पांचवा है चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? एक बार देख लीजिएगा। इनको हम लोग 2 तरीकों से लिखे हैं, चूंकि इसलिए हम अलग लिखे हैं चूंकि एग्जाम में पूछ देता है कि महाकाल एक प्रकार का क्या है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ देता है, इसलिए हम लोग कहानी को अलग कर दिए हैं, उपन्यास को हम लोग अलग कर दिए हैं। कहानी में जो है वाटिका है, अवशेष है, एक दिल हजार दास्तां है, पीपल की परी, कालदंड की चोरी। वहीं अगर उपन्यास में देखें तो है तो बहुत सारे, लेकिन आपके जो किताब में दिए गए हैं, आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, मानस के हंस। इन चीजों को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फोन में। ठीक है, चलिए, यहां तक किनको किनको समझ में नहीं आया, किनको किनको समझ में नहीं आया वो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको ये चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए जल्दी से आप सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये चीजें हम लोग को समझ में नहीं आई, फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक इसको क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। यस सर, नो प्रॉब्लम। हमको आया। यस सर, आ गया।
एक लिख रहा है खेलेगा फ्री फायर, फिर से समझाइए सर। नो, चलिए कोई नहीं, एक बार हम फिर से चीजों को रिकैप कर देते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से समझ लीजिए। हम लोग का 5वां नंबर अध्याय जिसका नाम है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। मुख्य का मतलब होता है शांत या मौन, संवाद का मतलब होता है आवाज या फिर साउंड प्रूफ, ठीक है। तो कहा जाता है कि शांत फिल्म से लेकर के जो आज का जो चलचित्र है, यानी कि आज का जो फिल्म है, वहां तक की जर्नी उसको निबंध के रूप में यहाँ पर बताया गया है। ये जो हमारा है एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार जो है अमृतलाल नागर जी हैं। कौन है? अमृतलाल नागर जी, ठीक है। अमृतलाल नागर जी के बारे में अगर हम जाने तो इनका जो है जन्म हुआ था 17 अगस्त 1916 ईस्वी को आगरा के गोकुलपुरा में। गोकुलपुरा जो है इनका एक जन्म स्थान है, लेकिन इनका घर नहीं है। क्यों? क्योंकि गोकुलपुरा इनका ननिहाल है, जिसको हम लोग नानी घर के नाम से जानते हैं। ये अगर असल में देखा जाए तो एक गुजराती परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे गुजरात में। इनके पिताजी का नाम राजा राम नागर था, और जब अमृतलाल नागर की अवस्था 19 वर्ष की थी तो इनके पिताजी का निधन हो जाता है। इनके पिताजी का निधन हो जाता है, और भाई जब निधन हो जाता है तो इनकी जो शिक्षा है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। हाई स्कूल पढ़ के छोड़ देते हैं, और उसके बाद सेल्फ अध्याय करते हैं। और सेल्फ अध्याय में इन्होंने भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान लिया, जिसमें हिंदी आ जाता है, अंग्रेजी आ जाता है, मराठी आ जाता है और बांग्ला। इस 4 भाषाओं का ना बहुत अच्छा ज्ञान लिए। और उसके बाद इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, जो रचनाएं इस प्रकार से है, ठीक है। उन्होंने 1940 से लेकर के 47 तक कोल्हापुर में, मुंबई में और बम्बई, जिसको आप लोग चेन्नई बोलते हैं, तो वहां पर इन्होंने काम किया राइटर के रूप में। किस रूप में? राइटर, फिल्म राइटर के रूप में। फिल्म राइटर या सिनेमा राइटर बोलते हैं, फिल्म राइटर के रूप में इन्होंने लिखा, काम किया। और 1953 में इन्होंने एक लखनऊ के ड्रामा कंपनी में ना इन्होंने काम किया है, ठीक है। इनके कुछ रचनाएं हैं, जिसमें कहानी में है वाटिका, अवशेष, एक दिल, हजार दास्तां, पीपल की परी, काल दंड की चोरी। वहीं अगर उपन्यास की बात करें तो महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, मानस के हंस, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ, सॉरी निबंध की तरफ। अब हम लोग चलते हैं निबंध की तरफ। निबंध हमारा कुछ यहाँ से है, और निबंध जो है काफी अच्छा लगेगा आपको सुन के। ये नहीं कि निबंध है तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, बिल्कुल नहीं। निबंध बेसिकली है क्या? इस निबंध में जो हमारे अमृतलाल नागर जी हैं, जो इस निबंध के निबंधकार हैं, वो अपने बताते हैं कि हम किस तरीके से काम किए थे, वहां पर गए तो चीजों को क्या देखे, फिल्म शुरू में क्या था, चूंकि बहुत पहले के हैं, चूंकि इनका जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, तो इन्होंने क्या क्या चीजों को देखा, इन्होंने क्या चीजों को फिल्म जगत में फेस किया, किस तरीके से स्ट्रगल करते करते आज फिल्म जो आप देख रहे हैं इतनी बेहतर तरीके से आ रही है। कब 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है, तो इसके पीछे कितना मेहनत लगा होगा, पहले व्यक्ति कौन होंगे जो इसके बारे में सोचे होंगे। तो इन तमाम बातों को ना इस निबंध में बताया गया है। निबंध की शुरुआत यहां से करते हैं कि 19वीं सदी, देखिएगा 19वीं सदी और 19वीं और 20वीं शताब्दी ने दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखलाए कि लोग बस दांतों तले उंगली दबा के ही रह गए। अब यहाँ पर देखिएगा, दांतों तले उंगली मतलब क्या होता है? दांत ये है, इसके तल में उंगली दबा दी, ये होता है? नहीं, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि आश्चर्यचकित रह जाना। इसको हम लोग मुहावरा में पढ़ते हैं कि दांतों तले उंगली दबाना का मुहावरा का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होना। तो इन्होंने बताया है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मे देखने को मिले जिसमें लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए। आंखें अचंभे से फट फट पड़ी, कपोड़ियों की गप्पों का बाजार ठप पड़ गया। मतलब आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई। मतलब होता है ना कि यार इतना भयावह सीन देखे हम तो एकदम हक्का बक्का रह गए, हमारा आंख फटा का फटा रह गया। वहीं बताया जा रहा है कि आंखें अचंभे से फटी की फटी पड़ी रह गई, गपोड़ियों की गप्पों का बाजार जो है ठप पड़ गया। मतलब जो गप मारते फिरते थे कि ये मतलब एक होता है ना, गपोड़ी गांव में देखे होंगे, बहुत बात बनाता है, जिसको बोलते हैं कि बत बनवा, ठीक है। तो जो बात बनाने वाला होता है ना, उसका बाजार ठप पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो झूठ बयान करते थे वो देर सवेर साइंस का करिश्मा बनकर सच साबित हो जाता था। मतलब वो जो झूठ बयान करते थे, झूठ मूठ का जो बात बोलते थे, तो वो जो है ना साइंस की वजह से
विज्ञान इतना ज्यादा आगे गया, उसके वजह से वो चीजें साबित होने लगी। गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीफोन के जादू, रेल, मोटर वगैरह वगैरह, जो पहले किसी ने देखे सुने तक न थे, जिंदगी की असलियत बनकर हमारे सामने आ गए थे। मतलब ये बोल रहे हैं कि पहले क्या था भाई, पहले ना तो कोई टीवी देखे थे, ना तो कोई टेलीफोन देखे थे, ना तो कोई बिजली देखे थे, है ना। मतलब उसका कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यार बिजली से लाइट आ जाएगा, बिजली के कारण हम आप तक पहुंच पाएंगे, बिजली के कारण आप हमको देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर बिजली ना रहे तो क्या चीजें होंगी, अगर बिजली ना रहे तो शायद मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बिजली अगर नहीं हो तो शायद ये टेक्स्ट जो आपको दिख रहे हैं वो नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड भी बिजली से चल रही है। तो ऐसी ऐसी चीजें ना जिसके बारे में लोग सोच तक नहीं सकते थे, वो आज सच में हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। सिनेमा का आविष्कार भी 19वीं सदी के बीते बीते जादू बनकर जमाने के लिए सिर पर चढ़कर बोलने लगा। यानी कि सिनेमा, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हम कैद हो रहे हैं कैमरे में, हम अगर पढ़ा रहे हैं तो कैप्चर हो रहे हैं, लोग कुछ करते हैं तो सेल्फी लेने लगते हैं, लोग कुछ करते हैं वीडियो बनाने लगते हैं, और वीडियो मतलब आपको याद नहीं रहेगा लेकिन उस डिवाइस को याद रहेगा कि आपने क्या क्या एक्टिविटी किया। शायद क्लास के बाद हमें एग्जैक्ट वो वर्ड न याद रहे कि मैंने अपने क्लास में आज क्या क्या बोला, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, जो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें एक एक चीज, एक एक वर्ड, कौन से समय पे हमने बोला, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक चीज कैप्चर हो रहा है। तो यहां से समझिए कि साइंस कितना ज्यादा आगे जा रहा है, ठीक है। वही चीजें बोल रहे हैं कि सिनेमा का आविष्कार 19वीं सदी के बीते बीते जादू बनकर जमाने के लिए सिर पर चढ़कर बोलने लगा। 9 जुलाई 1896 का दिन हिंदुस्तान और खासकर मुंबई के लिए एक अनोखा दिन था, जब पहली बार भारत में सिनेमा दिखलाया गया, ठीक है। बोल रहा है कि 9 जुलाई, एक सेकंड, बोल रहा है कि 6 जुलाई सन 1896 का एक ऐसा दिन हिंदुस्तान का, भारत का, खास करके बम्बई का एक ऐसा दिन जो मतलब एक अनोखा दिन बन करके रह गया, एक ऐतिहासिक दिन बन करके रह गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन सिनेमा का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिनेमा का आविष्कार कब हुआ था, आपको बताना है कि 1896 ईस्वी को, 6 जुलाई 1896 ईस्वी को, ठीक है। चलिए, अखबारों में विज्ञापन निकला कि जिंदा तिलस्मात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई पड़ेगी। मतलब अखबार में जब सिनेमा का भाई आविष्कार हुआ, जब भारत में पहली बार सिनेमा चालू हुआ, तो अखबारों में प्रचार आने लगे कि भाई अब जो है ना, सिर्फ पिक्चर मत देखो, चलती फिरती पिक्चर देखो, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ये सब चलती फिरती पिक्चर देखो, खाली ऐसे मौन मत देखो। ऐसे हो गए, स्क्रॉल हुआ फोटो, वो नहीं, अब चलती फिरती पिक्चर देखो, ये चीजें एडवर्टीजमेंट आने लगी। टिकट 1 रुपया का, टिकट का दाम 1 रुपया का। इस विज्ञापन ने बंबई की जनता में तहलका मचा दिया। बंबई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत और उसके पास की चौराहे पर काले घोड़े की मूर्ति खड़ी है, बंबई में एक जगह है, एक महल है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है, और उसके आगे एक चौराहा है, और चौराहे पर घोड़ा जो है ना वो खड़ा रहता है, एक मूर्ति बनाया हुआ है जिसपे चौराहे पे घोड़ा है। तो बोल रहा है कि वहां की जो मूर्ति है उसके आस ही पास किसी जगह उस जमाने का वाटसन होटल था, वहीं पर भारत का पहला सिनेमा प्रदर्शन हुआ था। बोला जा रहा है कि भारत में एक समय था जब वहां पर एक वाटसन नाम का होटल था, और वहीं पर सबसे पहला जो क्या था, सिनेमा प्रदर्शन हुआ था। फ्रांस के ल्यूमेयर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस जिंदा तिलस्मात को दिखाने के लिए भारत में लाए थे। बोल रहा है कि फ्रांस के एक एजेंट थे ल्यूमियर ब्रदर्स, उसके जो एक एजेंट थे 19वीं सदी में इस जिंदा तिलस्मात को दिखाने के लिए भारत लाए थे। यानी कि कब, 19वीं सदी कहे तो 1900 से लेकर के 1999 तक, ठीक है। फ्रांस में 1 साल पहले इस तमाशे का श्री गणेश हो चुका था, क्योंकि देखिए भारत में कब दिखाई गई थी, 1896। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1896, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि फ्रांस में इसका जो है ना 1 साल पहले ही तमाशे का श्री गणेश हो चुका था। श्री गणेश होना मतलब शुरू होना, श्री गणेश मुहावरे का अर्थ होता है शुरू होना। तो फ्रांस में जो है 1 साल पहले ही हो चुका था, 1895 में, ठीक है।
श्री गणेश हो चुका था। अमेरिका में कुछ ही महीनों पहले इस तमाशे को दिखलाया गया था। बोल रहा है कि फ्रांस में तो 1 साल पहले हो चुका था, अमेरिका में कुछ महीने पहले दिखलाया गया था, लेकिन उस समय सिनेमा आज की तरह जो है किसी कहानी पर आधारित नहीं होता था। आज क्या है सिनेमा की एक कहानी राइटर के द्वारा लिखा जाता है, एक ऐसी कहानी जो मतलब लगता है कि भाई हमसे रिलेट कर रहा है, लगता है कि आज के समाज से रिलेट कर रहा है, लगता है कि मतलब रियलिस्टिक घटना है, लगता है कि बहुत अच्छी घटना है, और उस घटना को देखते देखते कब समय व्यतीत हो जाता है वो पता नहीं लगता है। आपको एक बात बताएं, सिनेमा एक ऐसा चीज है, अगर इसका लत लग गया आप डेली एक फिल्म देखोगे। अगर किसी के अंदर ऐसा लत है तो प्लीज उसको निकाल देना, क्योंकि बहुत गंदा लत है। इतना सॉफ्टली समय को लेता है ना, मत पूछो। रील्स क्या है, रील्स इतना खराब आदत है। एक रील्स एक ऐसा नशा है जो इतने अच्छे तरीके से, इतने सॉफ्ट तरीके से आपके महंगे समय को निकालेगा, पता नहीं चलेगा कब आपका समय 2 घंटा गया, कब आपका समय 3 घंटा चला गया, ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो रील्स अगर देख रहे हैं ना तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे कि रील्स बना ही क्यों है, तो भाई चाकू ही क्यों बना है ना। तो इन सब चीजों से रिलेट मत करिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटी छोटी तस्वीरें थी, किसी में समुद्र स्नान के दृश्य दिखलाए गए और किसी में कारखाने के छूटते हुए मौजूद। बता रहे हैं कि पहले के जो सिनेमा होता था ना, वो आज की तरह नहीं होता था कि कहानी पर आधारित था, आज की तरह आधारित होता था। पहले क्या था कि दिखाया जाता था कि समुद्र में स्नान का दृश्य दिखाया गया, किसी कारखाना से मजदूर आ रहे हैं उसका दृश्य दिखाया जाता था। हल्की फुल्की झांकियां देखकर लोग जो है ना बड़े खुश होते थे। इस तरीके को देखकर उन्हें सचमुच इस बात पर बड़ा ही अचंभा हो जाया करता था कि तस्वीरें भी चलती फिरती और नाचती है। मतलब जब चलती फिरती तस्वीर आई तो क्या आया, समुद्र से कुछ लोग स्नान करके निकल रहे हैं, कारखाने से कुछ मजदूर निकल रहे हैं, कुछ हिलता फुलता ऐसा तस्वीर दिखाया जाता था, और इससे बहुत ज्यादा सब लोग खुश होते थे कि भाई गजब गजब के जो है करिश्मे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन यह तो शुरुआत थी भाई, यह तो शुरुआत थी कि लोग आ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लिप दिखा दिया गया। आज का फिल्म देख लीजिए, है ना। जब बंबई की जनता को फिल्म का चस्का लग गया था तब उस दिशा में काम काज भी शुरू हो गया था। मुंबई की जनता को लगा कि यार फिल्म काफ़ी अच्छा चीज़ है, तो लोग जो फिल्म में काम कर रहे थे वो और मेहनत बढ़ा दिए, वो और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिए कि भाई फ्यूचर तो है इसमें, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एक विलायती कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और कैमरे वहां ले आई। जब लगा कि भाई लोगों के अंदर फिल्म देखने का बड़ा शौक है, तो कुछ बाहर की जो कंपनियां थी वो अपना प्रोजेक्टर और कैमरा वहां लेकर आए। प्रोजेक्टर पता है क्या होता है? प्रोजेक्टर पहले क्या था कि आज इतना बहुत बड़ा बड़ा एलईडी जो लगा है ना, एलईडी नहीं होते थे पहले। प्रोजेक्टर से आज से अगर 6-7 साल पहले जाएंगे ना, तो प्रोजेक्टर से जो है ना क्लास चलते थे। प्रोजेक्टर से क्या होता था, सिनेमा चलता था। एक सामने व्हाइट पर्दा हुआ करता था और इधर से बल्ब की तरह लाइट जाती थी, और उस पर्दे पे जो है चित्र दिखाया जाता था, फिल्म दिखाया जाता था, उसको प्रोजेक्टर बोलते थे। कुछ इस तरीके का होता था। तो उस तरीके का प्रोजेक्टर और कैमरे ले आए। 1897 में पहली बार बंबई की जनता को पहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। मतलब कि 1896 में तो पहला फिल्म चला, लेकिन एक साल के बाद 1897 में पर्दे पर कुछ इस तरीके का जो है दृश्य देखने को मिला। बंबई की नारली पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का जब त्योहार था, दिल्ली के लाल किले और अशोक की लाट वगैरह के चंदू दृश्यों की झलक के साथ लखनऊ में इमाम बाड़े भी पहले पर्दे पर चमके। मतलब कि जब रक्षाबंधन का दिन था तो पर्दा पर क्या दिखाया गया, लाल किला दिखाया गया। पर्दा पर क्या दिखाया गया, लखनऊ का इमाम बाड़ा का जो था वो दिखाया गया पर्दे पर, ठीक है, 1897 में। बम्बई के अलावा कलकत्ते में भी मिस्टर स्टीवेंसन नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। जब बम्बई से हो गया तो भाई कोलकाता में भी आया कि भाई बिजनेस तो बढ़ाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक अंग्रेज सज्जन थे, सज्जन क्या बोलेंगे, एक अंग्रेज थे, उन्होंने स्टार थिएटर की स्थापना किया अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। उस जमाने में इसे बायोस्कोप के नाम से भी पुकारा जाता था, बायोस्कोप, ठीक है। बम्बई कलकत्ते की इस विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में भी चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाने आरंभ कर दिए थे। जब सिनेमा का हौड़ आया
तो लगा कि यार अब खोलना चाहिए। जैसे आज कुछ कंपनियां जैसे कुछ चल जाती हैं, तो देखे होंगे जैसे हमारे पटना में बहुत सारे बाहर की कंपनियां आई हुई हैं, कुछ रेस्टोरेंट आया है, कुछ होटल्स आए हैं, कुछ और भी जैसे शोरूम्स कपड़ा के आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर की थी, और कुछ कोचिंग्स आए हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ बाहर के थे वो आजकल आ रहे हैं। सेम उसी तरीके से जब लगा कि यार लोग इंजॉय कर रहे हैं सिनेमा को, तो अलग अलग शहरों में लोग अलग अलग तरीके का बोल सकते हैं थिएटर खोलना स्टार्ट कर दिए। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्म लेकर विभिन्न नगरों में जाती थी और विज्ञापनों के सहारे साइंस के इस नए करिश्मे का प्रदर्शन किया करते थे। लोग बाहर जाने लगे, प्रोजेक्टर ले लिए और थोड़ा जो इक्विपमेंट होता था वो ले लिए, और एडवर्टीजमेंट के बहाने जगह जगह जा करके वो फिल्म दिखाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक साबेदादा थे। बता रहे हैं अमृतलाल नागर जी बता रहे हैं कि जो इस काम को शुरू करने वाले थे वो पहले व्यक्ति एक साबेदादा थे। कौन थे? एक साबेदादा। दुर्भाग्यवश उनका असली नाम मैं भूल गया हूँ। वो कौन बोल रहे हैं? रचनाकार बोल रहे हैं अमृतलाल नागर जी, कि इस काम को शुरू करने वाले जो पहले व्यक्ति थे एक साबेदादा था, लेकिन दुर्भाग्य में बस मैं उनका नाम जो है भूल गया हूँ। सन 1941 में जब स्वर्गीय मास्टर विनायक जी की फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गया था, मैंने आपको पहले बताया, कवि परिचय में बताया, इन्होंने कोल्हापुर में काम किया है, इन्होंने मुंबई में काम किया है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब मैं 1941 में स्वर्गीय मास्टर विनायक जी की एक फिल्म संगम को लिखने के लिए कोल्हापुर गया, तब शालिनी स्टूडियोज में उनके प्रदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। ठीक है। मझोले कद के गोरे चिट्टे, मझोले मतलब मझोले कहने का मतलब मंझले कद के जो है गोरे चिट्टे दुबली पतली काया वाले साबेदादा को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये अपने जमाने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। रचनाकार जो है, निबंधकार जो है बता रहे हैं कि उनको देख करके कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक अपने जमाने के एक बेहतरीन कैमरामैन रहे होंगे। कोई यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि ये अपने जमाने के एक फिल्म जगत के जो है आदि पुरुष रहे होंगे। मुझे तो अब याद नहीं कि साबेदादा कोल्हापुर के ही निवासी थे या बम्बई या पुणे के। ठीक है। बोल रहे हैं कि अब तो हमें याद भी नहीं है कि जो साबेदादा थे वो कोल्हापुर के ही निवासी थे या फिर बम्बई पुणे के थे, पर बम्बैया मार्का हिंदी में मजे में बोल लेते थे। जो हिंदी था वो बड़ा अच्छे तरीके से बोल लेते थे। उन्होंने ल्यूमिएटर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फोटो डेवलप करने की मशीन खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। बोल रहे हैं कि उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के जो प्रोजेक्टर होते थे, एक कंपनी है ल्यूमियर ब्रदर्स, उसके जो प्रोजेक्टर आते थे, तो वो सब चीज़ों का ना, मशीन का ना, भारत में इस धंधे का एक तरीके से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। मतलब भारत में अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें रन होने लगी थी, चलने लगी थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बोल रहे हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, साबेदादा इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे और शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफिक कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की थी। तो कभी बोल रहे हैं, रचनाकार जो है बोल रहे हैं कि साबेदादा जो थे इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे और इंग्लैंड में जो इस फील्ड के महारत व्यक्ति थे उनसे मिल करके ये सब चीजें भारत में लाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है। शालिनी सिनेटोन के एक कमरे में लकड़ी जड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठे हुए चश्माधारी साबेदादा ने अपनी हल्की फुल्की नक्सूदी आवाज में मुझे उन प्रारंभिक अंग्रेज सिनेमाग्राफरों के नाम भी बातों के प्रसंग में बतलाए थे। रचनाकार अमृतलाल नागर जी बोल रहे हैं कि एक रूम में लकड़ी का एक कुर्सी, पहले चूंकि प्लास्टिक का कुर्सी नहीं हुआ करता था, अगर आप लोग के घर में शायद अभी कुर्सी पहले जमाने का हो, तो कुर्सी होता था जो लकड़ी का होता था, सोफा होता था वो लकड़ी का होता था। अधिकांश जो चीजें आपको देखने को मिलती थी वो लकड़ी का देखने को मिलती थी। तो वही बोल रहे हैं कि लकड़ी जड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाए हुए चश्मा धारण किए हुए, यानी चश्मा पहने हुए, कुछ जो है फुल्की नक्सूदी आवाज में सिनेमा पहले अंग्रेज लोग कैसे बनाते थे उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें देते थे, है ना। साबेदादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई
बोल रहे हैं कवि कि छोटी मोटी बहुत सारी फिल्में साबेदादा ने बनाई। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आर पी परांजपे, ठीक है, बता रहे हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पहला ऐसा छात्र थे जो भारत से थे। उन्होंने 1936-37 के लगभग में लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे, ठीक है। उनके स्वागत उत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है आर पी परांजपे, जो 1936-37 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। उनके स्वागत में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्में बनाई गई थी। ऐसा कौन रचनाकार बोल रहे हैं, ऐसा रचनाकार बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे समय में हुई थी। मुझे यह भी याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किनको बोला जाता है, आप लोग क्या बोलेंगे, दादा साहेब फाल्के को दादा साहेब फाल्के को। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे यह भी याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले भी एक फीचर फिल्म बनी थी, उसका नाम शायद भक्त पुंडलिक था। ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले जो भारतीय फिल्म बनी थी वो हरिश्चंद्र नाम से थी, जिनके जनक जो है दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। लेकिन यह अपने अनुभव पे बताते हैं कि जहां तक हमको याद पड़ रहा है ना, जहां तक हमको याद है, इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था भक्त पुंडलिक, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसके निर्माता का नाम भूल चुका हूं। इनका नाम था दादा साहेब तोरने, हो सकता है, ये बोल रहे हैं, एक अपना यादाश्त जता रहे हैं कि हो सकता है इनका नाम दादा साहेब तोरने हो। वह फिल्म दादा साहेब फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो, इतिहास ने दादा साहेब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक मान लिया है। बोल रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के जो हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनाए थे, तो उनसे पहले भी एक फिल्म बनी थी, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हुआ इसलिए इतिहास इनको जनक मान लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दो तरीकों से पूछेगा। पहला पूछेगा कि भारत में बनने वाला पहला फिल्म कौन सा है, आप क्या जवाब दोगे, कमेंट करिए। तो एक बार कमेंट करिएगा कि भारत में जो पहला फिल्म बनने वाला है वो कौन सा है। भारत में सबसे पहला जो फिल्म बना था वो कौन सा फिल्म बना था, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करिएगा। बहुत ज्यादा अब नहीं है, ठीक है, लोग यहाँ तक आ गए हैं, 2-3 पेज और है बस, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 पेज और है। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा, भारत में बनने वाला पहला फिल्म कौन सा है। नवनीत कुमार बोल रहे हैं हरिश्चंद्र, बहुत बेहतरीन, हरिश्चंद्र। और भक्त पुंडलिक ये अपना जता रहे हैं कि हो सकता है उससे पहले बना हो, लेकिन सबसे पहला जो फिल्म था वो क्या था, राजा हरिश्चंद्र नहीं, हम लोग राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर चले जाए। हरिश्चंद्र बहुत बढ़िया, भक्त पुंडलिक नहीं था वो। ऐसा देखिए बाबू, वो ऐसा जता रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मुझे याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने, उससे पहले भी एक फीचर फिल्म बनी थी, उसका नाम शायद भक्त पुंडलिक था। तो भक्त पुंडलिक नहीं बोलेंगे, हरिश्चंद्र ही होगा, ठीक है। चलिए, इसका कारण शायद यह भी हो सकता है, बोल रहा है कि इतिहास जो है बाबा साहेब फाल्के को ही जनक मान लिया, तो इसका कारण हो सकता है कि दादा साहेब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म एक के बाद एक बनाई हो, और इस प्रकार उन्होंने ही इस उद्योग की नींव जमाई हो। बोल रहे हैं, अपना संकोच जता रहे हैं कि हो सकता है कि जो दादा साहेब फाल्के हैं इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म, फीचर फिल्म बनाई हो, और इस कारण से हो सकता है कि यही जो है फिल्म उद्योग का नींव जमाए, हो सकता है कि यही जो है फिल्म उद्योग को प्रमोट किए हो, है ना। साबे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई, लेकिन समय को देखते हुए पैसा भी अच्छा ही कमाया, और यदि पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक उनकी बनाई गई सिद्ध हो तो उनकी अपेक्षा दादा साहेब फाल्के को ही भारतीय फिल्मों का जनक मानना मेरी समझ में उचित है। ये बोल रहे हैं कि भाई पुंडलिक जो भक्त पुंडलिक जो बनी फिल्म, और बता रहे हैं कि साबे दादा जो थे ये भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो बहुत बनाए, समय को देखते हुए पैसा भी अच्छा कमाए और नाम भी अच्छा कमाया। पहली फीचर जो फिल्म थी भक्त पुंडलिक,
वो सिद्ध हुई, अच्छे तरीके से हुई। और इसके अकॉर्डिंग हमारे ख्याल से तो इन्हीं को जनक माना जाना चाहिए। किनको? शाबेदादा को। ये ऐसा अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कह के ही इतिहास बना दिया। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने फिल्म जगत में पुरस्कार देने वाले को भी बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार ही बना दिया। एक बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है, जो फिल्म जगत में काफी अच्छा करते हैं, काफी बेहतर करते हैं, उनको जो है बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। सन 1940 में मेरे प्रिय मित्र श्री किशोर साहू की पहली फिल्म बहू रानी का उद्घाटन दादा साहेब फाल्के के कर कमलों द्वारा ही संपन्न हुआ था। ये बता रहे हैं कि 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, कोल्हापुर और मुंबई और बंबई में राइटर का काम शुरू किया था। तो वो बोल रहे हैं कि 1940 में मेरे जो प्रिय मित्र थे श्री किशोर साहू जी, उनकी पहली फिल्म थी एक बहू रानी। तो बहू रानी का जो उद्घाटन हुआ था दादा साहेब फाल्के के कर कमलों से ही हुआ था। बहू रानी के अर्थेपति मेरे दूसरे मित्र स्वर्गीय द्वारकादास डागा थे। अर्थेपति बोला जाता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बहू रानी के जो प्रोड्यूसर मेरे दूसरे मित्र स्वर्गीय द्वारकादास डागा थे। बड़े पढ़े लिखे सुरुचिपूर्ण साहित्यिक व्यक्ति थे। ठीक है, बोल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, साहित्यिक व्यक्ति थे। उन्हीं के कारण बहू रानी के निर्माण काल में फिल्मी दुनिया में मेरा संबंध जुड़ा था। बोल रहे हैं कि उन्हीं के कारण जो है बहू रानी के निर्माण काल में, यानी कि इन्होंने जो शुरुआत किया था वो अपनी जर्नी फिल्म जगत में, वो बहू रानी से ही किया था। तो वहीं बोल रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो ये है, वो बहू रानी में इसी कारण से हुआ था। दादा साहेब फाल्के से मुझे 2-3 बार भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अमृतलाल नागर जी, कि हमें जो है दादा साहेब फाल्के से 2-3 बार भेंट करने का, मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े दबंग जोश में आकर बड़े झपाटे के बोलने लगते, बड़े झपाटे से बोलने लगते थे। कौन? दादा साहेब फाल्के। वे स्वयं को बात बात में महत्व देने से तो न चुकते थे, परंतु उनमें अच्छाई यह भी थी कि वह नई पीढ़ी के महत्व को एकदम नकारते भी नहीं थे। दादा साहेब फाल्के के बारे में बोल रहे हैं कि बड़ा जोश जोश में आकर खूब बोलते थे। वो अपने बात को तो महत्व देने से चुकते ही नहीं थे, लेकिन ऐसा भी था कि उनका अच्छाई था कि नई पीढ़ी के महत्व को भी नकारते नहीं थे, है ना। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे सामने उन्होंने श्री शांताराम और श्री देवकी बोस की प्रशंसा की थी। वो बोल रहे हैं कि देवकी बोस जो थी और श्री शांताराम, उनकी भी बड़ाई किए थे, प्रशंसा किए थे। मुख्य चित्रपटों के सुख्यात डायरेक्टर आनंद प्रसाद कपूर, जाल मर्चेंट आदि आदि बड़े नाम स्टारों को रजत पट पर लाने वाले बनारस के स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्र की प्रशंसा भी मैंने उनके मुख से सुनी थी। बोल रहे हैं कि कुछ प्रशंसा कुछ लोगों के किए थे, वो सब चीजें मैं अपने मुख से भी सुना था। दादा साहेब फाल्के अपनी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रोसेसिंग डेवलपिंग करने वाले, प्रचारक, वितरक, सब कुछ एक साथ थे। बोल रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के को ऐसे ही जनक नहीं बोला जाता है। वो जो थे अपने फिल्मों में निर्माता भी रहते थे, निर्देशक भी रहते थे, लेखक भी रहते थे, कैमरामैन भी रहते थे, प्रोसेसिंग डेवलपमेंट की टीम भी रहते थे, प्रचारक भी रहते थे, वितरक भी रहते थे। मतलब बहुत सारा चीज जो है वो सब कुछ संभाले हुए थे। मुझे फिल्म व्यवसाय में रहते हुए उनकी सन 1913 में बनाई हुई राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फिल्म जो बनी थी राजा हरिश्चंद्र, वो कब बनी थी? तो बताना है 1913। कब? 1913। तो ये बोल रहे हैं कि जो फिल्म 1913 में बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसको देखने का हमको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उसमें स्त्रियों का पार्ट भी पुरुषों से ही किया गया था। मतलब कि अभी क्या होता है कि जो स्त्री का कास्ट होता है, जो यहाँ पर स्त्री काम करेगी, वो वहां पे महिलाएं ही करती हैं। ठीक है, लेकिन क्या था, ये बोल रहे हैं कि उसमें स्त्रियों का पार्ट भी जो है पुरुषों से ही करवाया गया था। क्योंकि पहले क्या था ना कि स्त्री को बहुत गंदे तरीके से देखा जाता था। पहले की जो स्त्रियां होती थी वो घर से बाहर नहीं आ सकती हैं। वहीं बोला जा रहा है कि उसमें स्त्रियों का जो पार्ट था, स्त्रियों का जो कास्ट था, वो भी पुरुषों से ही करवाया जाता था। ठीक है, श्री फिरोज रंगूनवाला ने अपनी पुस्तक में लिखा है, एक कहानीकार का नाम है, उनका जो नाम है वो है फिरोज रंगूनवाला। वो अपनी कहानी में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? वो अपनी कहानी में लिखते हैं कि दादा साहेब फाल्के ने पहले तो वेश्या वर्ग की कुछ स्त्रियों को, जैसे क्या था कि मैंने आपको बताया कि पहले के स्त्री इन चीज़ों में, फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, घर के चार दीवारियों के अंदर वो कैद रहा करते थे। तो बोल रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के पहले कुछ
वेश्यावृत्ति जो कर रहे महिलाओं थे उनको अपने फिल्मों में लाया, लेकिन वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। वो अच्छे तरीके से, जैसे क्या होता है, कैमरा के आगे बोलना, कैमरा के आगे कुछ चीज़ों को करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उनका बोलना है कि कुछ वर्ग के तो लाए, यानी कि वेश्या वर्ग की कुछ स्त्रियों को तो लाए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि काम करने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन बाद में कैमरा के सामने आने पर वो शर्मा गई। ठीक है, वो अच्छे तरीके से कास्ट को नहीं कर पाई, एक्टिंग नहीं कर पाई, जिसको आज हम लोग एक्टर बोलते हैं, जिसके हम लोग आज अभिनेता और अभिनेत्री बोलते हैं, तो वो चीजों को नहीं कर पाई। अब देखिएगा, बोल रहा है कि वो कैमरा के सामने शर्मा गई। ठीक है, कुछ एक को तो उनके संरक्षक दलाल भी भगाकर ले गए और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर साळुंके को ही बनना पड़ा था। मतलब बोल रहे हैं कि कुछ जो वेश्या प्रवृत्ति की जो नारी जिनको लाया गया था, उनके कुछ दलाल होते हैं, वो दलाल लेके चले गए कि भाई इन लोगों से ऐसा काम नहीं होगा, आप अपना काम खुद करो। ठीक है, और कुछ जो थे राजा हरिश्चंद्र के ऐसे तरीके से कोई नहीं कर पाए, और फिर राजा हरिश्चंद्र ने जो रानी का जो रोल किया है ना, वो मास्टर साळुंके को ही बनना पड़ा था। खैर, राजा हरिश्चंद्र के 3 ही महीने बाद उन्होंने मोहिनी भस्मासुर नामक दूसरा चित्र दिया था। उसका तीसरा चित्र लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट कही जा सकती है, अपने जमाने में खूब चली थी। ठीक है, बम्बई की तरह ही कलकत्ता में भी एक पारसी व्यवसायी JF मादन, जिन्होंने मादन थिएटर नामक सुप्रसिद्ध संस्था का स्थापना भी की। सन 1917 में एल्फिसेंट बाइस्कोप कंपनी नामक फिल्म संस्था चलाई और दादा साहेब फाल्के की तरह ही वो भी फीचर फिल्में बनाने लगे। तब जब फिल्म का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे क्या हुए, जगह जगह पर थिएटर, जगह जगह पर फिल्म बनने शुरू हो गए, और इस तरीके से 1913 से 1920 तक फिल्मों में क्रमशः पौराणिक कथानक की अधिकतर हमारे सामने पेश हुए। तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती बाबूराव पेंटर थे। बोल रहे हैं कि तीसरे दशक के जो सबसे महान फिल्मी हस्ती थे वो बाबूराव पेंटर थे। चावला रंग, दुबला पतला शरीर, आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, श्री बाबूराव पेंटर का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य और शालीन था। वो बाबूराव के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं कि वो कैसे थे, देखने में कैसे थे, सावला रंग, दुबला पतला शरीर, आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था। बड़ा ही शालीन व्यक्ति थे, है ना। आज के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्री शांताराम, स्वर्गीय बाबूराव पेड़ाकर, भालाजी पेड़ारकर तथा स्वर्गीय मास्टर विनायक आदि अनेक जानी मानी फिल्मी हस्तियों के वो गुरु थे। बोल रहे हैं कि आज जो भी देख रहे हैं उनके गुरु माने जाते थे। कौन? मास्टर विनायक, ये सब के जो गुरु थे वो माने जाते थे। उन्होंने काफी कम फिल्में बनाई। उनकी एक मराठी फिल्म सावकार पास, जो कि शाहूकार का फंदा बोल सकते हैं। सावकार पास का मतलब होता है शाहूकार का फंदा। मैंने भी देखी थी वो, कभी बोल रहे हैं कि साहूकार का जो फंदा फिल्म आई थी वो मैंने भी देखी थी। वह अपने जमाने की बड़े ही प्रसिद्ध फीचर फिल्म में से एक थी। इसी दशक के लगभग अंतिम काल में कई नामी स्टार हुए। जिलो, जुबैदा, मास्टर विट्ठल, बिलिमोरिया, बिलिमोरिया, गौहार, सुलोचना, माधुरी, जाल मर्चेंट, अमरल लीन, पृथ्वीराज कपूर आदि स्टारों का जमाना यही था। ये कुछ नाम बताते हैं, बोलते हैं कि भाई इसका जो जमाना था यही था। और इसी दशक के अंत में सन 1930 के आसपास बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने भारत की 100% नाचती गाती बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। बोल रहे हैं कि इसी साल, इसी दशक में 1930 में बंबई की इंपीरियल फिल्म जो कंपनी है, उन्होंने भारत की 100% नाचती गाती बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। मादन की बोलती फिल्म सिरिंग फहराद भी इसी समय के आसपास आई। फिल्मी दुनिया में नया युग आ गया था। ठीक है, मतलब बोल रहे थे कि 1930 में तो ये सब चीजें आलम आरा वगैरह फिल्म बोलती नाचती गाती ये सब फिल्म आए। इसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया और आज की स्थिति ऐसा है कि आज इतने अच्छे तरीके से फिल्म बन रही है, जैसे 2-3 घंटा आपका कब ले लेगी वो पता ही नहीं चलेगी। आप न्यू फिल्म करेंगे ना तो एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट आ जाएगा, और जब फिल्म रिलीज होता है तो बड़े बड़े स्टार आते हैं। जैसे कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं तो एक फिल्म रिलीज हुआ है पुष्पा 2, इसमें जो अल्लू अर्जुन है वो पटना में आकर के उसका ट्रेलर लॉन्च करते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। अब बताइए कि इतना ज़्यादा फिल्म के लोग शौकीन हैं, उसके एक्टर के शौकीन हैं। लाइटिंग का कुछ वहाँ पे लगा हुआ था, लाइटिंग मतलब लगा हुआ था, उस पर लोग चढ़ के देख रहे थे।
कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, उसको मैंने भी देखा था। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्थिति ऐसा था। और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि किन किन लोगों को, किन किन बच्चों को ये चीज़ें और किन किन लोगों को ये चीज़ें नहीं आई। चलिए, कल आप सभी लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर दूसरा कोई चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। आज हम सभी लोगों ने ये जो निबंध है इसका परिचय वाला पार्ट और इसका जो सारांश है वो दोनों चीज़ हम सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन चीज़ों को अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में लिख रहे होंगे। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया सर, बेस्ट लगा सर जी का नाम। और कुछ बच्चे जो हैं आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। तो चलिए, कोई नहीं, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।